औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम वकास। आज का टॉपिक बहुत ख़ास होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होने के पीछे कारफर्मा साइंटिफिक फिनोमिना क्या है। आप खुद कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को डायग्नोज कर सकते हैं और कब्ज़ से बग़ैर अद्विया के कैसे बच सकते हैं, और पेचीदा कब्ज़ यानी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के घरेलू टिप्स से इलाज बताऊंगा, जो कि इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होगा। सबसे अहम, कॉन्स्टिपेशन से होने वाले मसाइल कौन कौन से हैं जिनका हल कब्ज़ ठीक करने से खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में इस बारे में रहनुमाई मिलेगी, जैसे कमर दर्द, ख़वातीन व मर्दों के मसाइल, बवासीर, और हम जानेंगे कि ब्रिस्टल स्टूल चार्ट क्या है, और सबसे अहम, टॉयलेट में बैठने का तरीका क्या है जिससे हम कॉन्स्टिपेशन से बचते भी रहें और हमें कब्ज़ हो भी नहीं। बाथरूम जाना हमारी रूटीन का एक अहम हिस्सा और एक्सपीरियंस है, लेकिन अक्सर औक़ात हम जो खाते हैं वो हमारी कॉलन यानी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में जमा रहता है और हमारे निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। और जो हम खाते हैं वो एक दिन से ज़ायद हमारे जिस्म में रहे और पखाना सख्त और मुश्किल से खारिज हो तो ये कब्ज़ है, और अगर डेज ज़्यादा होते जाएँ और टॉयलेट जाने की हाजत महसूस ना हो तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, यानी पेचीदा कब्ज़ की सूरत अख्तियार कर लेती है। और हम सब ये सुनते और जानते हैं कि कब्ज़ उम्मुल अमराज़ है और ये मुख्तलिफ डिजीज़ यानी मुख्तलिफ बीमारियों को पैदा करने का बायस बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये चैनल आपकी रूहानी व जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने और इलाज के लिए बनाया गया है, और मेरा दावा और यकीन है कि इस चैनल पर शेयर होने वाली मालूमात आपके और आपके चाहने वालों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ इस चैनल के लिंक को अपने दोस्त अहबाब तक लाजमी शेयर करें। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कब्ज़ होने के पीछे कारफर्मा साइंटिफिक फिनोमिना क्या है। कॉन्स्टिपेशन कॉलन में वाक़या होती है और कॉलन को बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं, और उसके 4 मुख्तलिफ हिस्से हैं: असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कॉलन। सिग्मॉइड कॉलन रेक्टम और एनस के साथ मिली होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत जो कुछ स्टूल कैरी करता है, और ये अपने साथ इंडाइजेस्टिंग फूड, बाइल और डाइजेस्टिव फूड लार्ज इंटेस्टाइन को डिलीवर करता है, और ये स्टूल कॉलन में आगे बढ़ता है और ऑर्गन साइफन में अपने साथ काफ़ी मकदार में पानी रखता है, जहाँ ये स्टूल लिक्विड शक्ल से हार्ड शक्ल अख्तियार करता है, और ये एक तवील सिलसिला असेंडिंग, ट्रांसफर्स, डिसेंडिंग तक से गुजरते हुए स्टूल को मजीद खारिज करने के लिए बेहतर बनाता है। और जब स्टूल सिग्मॉइड कॉलन में पहुंचता है तो ये रीअब्जॉर्प्शन यानी बाज़ी इंजज़ाब की फाइनल स्टेज को पहुंच जाता है, और फिर ये रेक्टम में दाखिल होता है, और रेक्टम में दाखिल होते साथ ही रेक्टम की दीवारें फूल जाती हैं और स्फिंक्टर यानी इंटरनल एनस स्फिंक्टर को ऑर्डर जाता है और स्टूल पास हो जाता है। यहाँ हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहें तो हमें अपने कोलन और स्टूल का ख्याल रखना चाहिए, यानी हेल्थी कॉलन हेल्थी लाइफ। अगर हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो यकीनन हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बीमार और खस्ता हाल कर सकते हैं। इसलिए हमें पेल्विक फ्लोर मसल्स, खास तौर पर प्यूबरेक्टिलियस और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को दुरुस्त रखने की जरूरत है। प्यूबरेक्टिलियस फ्रॉम अ स्लिंग लाइक अ फॉर्मेशन अराउंड द रेक्टम, यानी प्यूबरेक्टिलियस की सूरत रेक्टम के गिर्द गुलेल नुमा होती है, और इसको एनोरेक्टल एंगल भी कहते हैं। और जब एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो तो स्टूल बआसानी खारिज हो जाता है। और अगर आप कब्ज़ का शिकार हों तो और टॉयलेट की हाजत भी हो, लेकिन आपका जिस्मानी तामुल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप कुछ खारिज कर सकें, या अगर आप कुछ खारिज करें तो बहुत मुश्किल के साथ या बहुत कम हो, तो इसकी बुनियादी 2 अवामिल हो सकते हैं: कॉलन में स्टूल की स्लो मूवमेंट और दूसरा पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। स्लो मूवमेंट क्या है? बड़ी आंत में स्टूल लिक्विड को अपने अंदर ज्यादा जज़ब करता है, जिसकी वजह से स्टूल मजीद सख्त और खुश्क होता चला जाता है और इसकी रफ्तार हद दर्जा सुस्त हो जाती है। पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन की वजह से रेक्टम स्टूल को खारिज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि पेल्विक फ्लोर बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से पखाना खारिज होने का रास्ता बंद या जकड़ा जाता है। और इसकी दूसरी वजह पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है, जैसे मसाने का फिसल कर नीचे आ जाना या कमजोर होकर नीचे आ जाना, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन क्रिएट हो जाता है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स बचपन या बुढ़ापे और किसी भी उम्र में हो सकता है, जिसमें एनोरेक्टल एंगल पर दबाव शदीद हो जाता है, पखाना खारिज होने में शदीद मुश्किल पेश आती है। अब आपको स्टूल हार्ड होने या कब्ज होने में कारफर्मा साइंटिफिक फिनोमिना की तो समझ आ गई, और जिन अहबाब को पखाना एक दिन के बाद या बहुत सख्त आए और मुश्किल से आता हो तो इनको कन्फर्म हो गया कि इनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है।
और वो अहबाब जिनको मैदे या दूसरे अवारिज हैं लेकिन डायग्नोज नहीं कर पा रहे क्या गोया इनको एग्जैक्ट कब्ज़ है या नहीं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रिसर्चर्स ने एक चार्ट बनाया है जिसको ब्रिस्टल स्टूल चार्ट कहते हैं। ये स्टूल की कैफियत के साथ आपको आगाह करता है कि आपको कब्ज़ है या नहीं। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में अगर आपके स्टूल की कैफियत टाइप 1 और टाइप 2 में से कोई है तो आपको कब्ज़ है, और अगर टाइप 3 या टाइप 4 है तो ये आइडियल कैफियत है, यानी आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप टाइप 5, 6, 7 में किसी में फॉल करते हैं तो आपको कब्ज़ नहीं लेकिन कोई और मर्ज हो सकता है। इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि बहुत से अहबाब जो कब्ज़ का शिकार नहीं है लेकिन वो टाइप 5, 6, 7 में फॉल करते हैं, वो भी कब्ज़ ही की तरह बहुत सी बीमारियों का शिकार रहते हैं। अब जबकि आपको मालूम हो गया कि आपको कब्ज़ है या नहीं तो इसका इलाज क्या होगा, और अगर आपको मालूम है कि कब्ज़ की अलामात कुछ वक्त से ज़ाहिर हुई हैं और पेचीदा नहीं है यानी क्रॉनिक नहीं है तो इसका इलाज बगैर अदविया के मुमकिन है। लेकिन अगर आपकी कब्ज़ क्रॉनिक यानी पेचीदा है और पेचीदा नौइयत अख्तियार कर चुकी है तो फिर अदविया और घरेलू टिप्स और टोटकों से इलाज मुमकिन है। यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टूल पास करने के लिए आपकी बैठने की पोजीशन ठीक नहीं है तो यकीनन आपको कॉन्स्टिपेशन अगर किसी और वजह से नहीं हुई तो आपके गलत बैठने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर आप कमोड का यूज़ करते हैं तो आप अपने पाँव के नीचे सहारे के लिए कुछ रख लें और हल्का सा आगे की तरफ झुक जाएं सीधी कमर के साथ। इस तरह एनोरेक्टल एंगल की पोजीशन सीधी होगी और स्टूल बासानी खर्च हो जाएगा, जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा होगा। और अगर आप पाकिस्तानी टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो हल्का सा वजन पाँव की उंगलियों पर डालें और ज्यादा वजन दाएं पाँव पर रखें और दायां हाथ मुट्ठी बनाकर अपने सर को सहारा दें। यह बेहतर तरीका है ऐसे अफराद के लिए जिनको अभी कब्ज़ की शिकायत स्टार्ट हुई है या जो पेचीदा कब्ज़ का शिकार हैं, लेकिन इस तरीके को मुस्तकिल अपनाएं, फिर नताइज बेहतर हासिल हो सकते हैं। दूसरा, कब्ज़ में मुब्तला अफराद को चाहिए कि वो सब्जियों की सलाद को अपने खाने का लाजमी हिस्सा बनाएं। इसी तरह अगर मुमकिन हो सके तो एक वक्त के खाने की जगह फलों और सब्जियों को मिलाकर खाया जाए या फिर सिर्फ सब्जियों को उबालकर खाया जाए ताकि जिस्म में पाए जाने वाले रेशों की भी कमी को दूर किया जा सके। डाइट में ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिनमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे सब्जियों में बंद गोभी, करेले, घिया तोरी, पालक, साग, शलजम कब्ज़ को दूर करने की बेहतरीन ग़िज़ाएं हैं। फलों में पपीता, केला, अमरूद, खरबूजा, सेब, टमाटर, अंगूर, नाशपाती और खजूर बहुत उम्दा ग़िज़ाएं हैं जो कब्ज़ से पीछा छुड़ाने में हमारी मदद करती हैं। रेगुलर वॉक करें और एक्सरसाइज करें। एब्डोमिनल मसाज करें। 6 से 8 गिलास कम अज़ कम पानी पिएं। सबसे अहम बात, टॉयलेट जाने की ज़रूरत हो या ना हो, सुबह उठते और सोते वक्त लाजमी टॉयलेट के लिए जाएं और कोशिश करें और अपने दिमाग को रिलैक्स रखें और अपने जिस्म को इस बात के लिए आमादा करते रहें कि वो स्टूल पास करे। अब ऐसे अहबाब जो पेचीदा कब्ज़ का शिकार हैं और उनको स्टूल काफ़ी दिन बाद या फिर बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे मरीज़ सर दर्द, नाखुश, चिड़चिड़ाहटपन का शिकार रहते हैं, जिस्म के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, गैस रहती है और अक्सर औक़ात जिस्म में मुख्तलिफ मकामात पर दर्दें या टीसें उठती हैं। ख़वातीन में लिकोरिया की एक अहम वजह कब्ज़ है और मर्दों में जरियान, एहतिलाम, मर्दाना कमज़ोरी की बुनियादी वजह कब्ज़ है। ख़ासकर कमर दर्द और बवासीर की शिकायत अक्सर कब्ज़ की वजह से रहती हैं। और ख़वातीन और मर्दों में चेहरे पर स्याहियाँ और डार्क सर्कल की एक बुनियादी वजह कब्ज़ है। इसके साथ चूँकि मैंने बताया इब्तिदा में ही कब्ज़ उम्मुल अमराज है, तो ये बेतहाशा इमराज को अपने अंदर जज़ब कर लेती है और बुनियाद बनती है मुख्तलिफ बीमारियों को क्रिएट करने की। ये तमाम अलामात पेचीदा कब्ज़ की हैं। ऐसे ख़वातीन और अफराद जो लिकोरिया, जरियान, एहतिलाम, मर्दाना कमज़ोरी, बवासीर और कमर दर्द का शिकार हों या फिर डार्क सर्कल या चेहरे पर किसी किस्म की स्याहियाँ या पिंपल्स हैं, तो उनको चाहिए जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो लाजमी इस्तेमाल करें। इससे बेहद फ़ायदा होगा और आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे। ये इब्तिदाई से मेरे क्लिनिक का एक्सपीरियंस है। पेचीदा कब्ज़ का शिकार अफराद स्टूल पास करते वक्त बैठने के तरीके को दुरुस्त करें, फाइबर वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जो पहले जिक्र की गई हैं, और कम अज़ कम 6 से 8 गिलास पानी के नोश करें और वॉक और एक्सरसाइज बाकायदा करें। और बहुत अहम नुस्खा, टोटका टिप आपसे शेयर करता हूँ जो कि मेरे क्लिनिक का खास और खास नुस्खा है, जिससे किसी तरह का कोई नुकसान वाक़या नहीं होता। वो हर फर्द चाहे ब्लड प्रेशर, शुगर का मरीज हो, इस्तेमाल कर सकता है और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं और ना ही किसी तरह का ये कोई जलाब है और हर मिजाज को एक जैसा ही फायदेमंद है। दोस्त अहबाब डायरी निकालें और इसको नोट कर लें और अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बादाम रोगन
यानी आलमंड ऑयल बाजार से मुख्तलिफ कंपनियों का मिल जाता है, जैसे मरहबा वालों का, और अगर आप चाहें तो खुद बादाम लेकर ऑयल निकलवा सकते हैं। रोगन बादाम की मकदार 100 ग्राम। बनफशा ये फूलदार पौधों की एक जिन्स है, यह हर पंसार स्टोर से बासानी मुयसर है। बनफशा की मकदार 50 ग्राम। अब बनाने का तरीका नोट कर लें। 50 ग्राम बनफशा को किलो पानी में रात भर भीगा रहने दें और सुबह हल्की आंच पर पकाएं, और जब तकरीबन 300 ग्राम पानी रह जाए तो निथार कर पानी को 100 ग्राम रोगन बादाम में डाल दें और हल्की आंच पर पकाएं। जब तमाम पानी जल जाए और रोगन बादाम रह जाए तो उतार लें और ठंडा होने पर महफूज कर लें। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि रात को सोते वक्त 2 चम्मच रोगन बादाम को गर्म दूध में शामिल करें और गर्म गर्म नोश करें। अगर कोई मरीज दूध नहीं पी सकता तो उसको चाहिए कि दूध पत्ती में 2 चम्मच रोगन बादाम के डालकर नोश करें। नुस्खा नंबर 2, सना मक्की, सौंफ, ईरानी गुलाब और मिश्री, तमाम अशिया 50-50 ग्राम लेकर साफ कर लें और फिर घर में जो भी ग्राइंडर हो उसमें ग्राइंड कर लें। अगर किसी के पास ग्राइंडर मौजूद नहीं है तो उसको चाहिए कि वो हावन दस्ता, जिसको चट्टू आटा कहते हैं, उसमें कूट ले, या बाजार से भी आप इसको पिसवा सकते हैं। हर खाने के बाद चाय वाला 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ खाएं। इंशाल्लाह हर तरह की कब्ज और कब्ज से पैदाशुदा तमाम अवारिस, जो कि मैंने अपनी वीडियो के इब्तिदा में और वीडियो के दरमियान में डिस्कस किए थे, जो कि ख़वातीन और मर्दों में आम पाए जाते हैं, इन दोनों नुस्खों के इस्तेमाल से दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, और डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल, भरपूर और सेहतमंद हो जाएगा। दोनों नुस्खे हर तरह के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे शुगर वाले मरीज हों, चाहे ब्लड प्रेशर वाले मरीज हों। अगर कोई मरीज दूध नहीं पी सकता तो मैंने पहले बताया कि वो दूध पत्ती के साथ इस दवा को खा सकता है। और कार खैर समझकर इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें ताकि हर शख्स इस मर्ज से महफूज रहे। इसके साथ ही आपका तबीब हकीम वकास आपसे इजाज़त चाहता है और नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको खुशियां नसीब फरमाए और अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। वस्सलाम।